أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Professor Dr. Muhammad Suhail Khan and I am Assistant Professor of Zoology in DJ Sindh Government Science College, Karachi. आज का टॉपिक हमारा बायोमोलिक्यूल्स है और इसका ये दूसरा हिस्सा है जिसमें हम पानी के हवाले से डिस्कस करेंगे। पानी को एट अ ग्लांस अगर देखा जाए तो इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं या दो हिस्सों में पढ़ेंगे। एक वो जो कि स्ट्रक्चर कहलाता है और दूसरा उसकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से हम बात करेंगे। ये इसका स्ट्रक्चर है और ये इसकी प्रॉपर्टी है। Water is a polar molecule. Oxygen is slightly negative and hydrogen is slightly positive. यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो इस इमेज में यहाँ पर जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का एटम है उस पर यहाँ पर पार्शली नेगेटिव चार्ज है और इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन ये है कि इन दोनों पर यहाँ पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है। This slightly changes of oxygen and hydrogen is called dipole. यानी ये जो पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव चार्ज इसमें बन रहे हैं ये दरअसल इसकी वजह से ये डाइपोल मॉलिक्यूल कहलाता है, यानी ये दो कुतबी मॉलिक्यूल कहलाता है। डायपोल अरेंजमेंट की वजह से, डायपोल अरेंजमेंट बेसिकली उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है इस इमेज में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन पिंक कलर के दिखाए गए हैं और पर्पल कलर के जो हैं वो हाइड्रोजन है। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्डिंग बन रही है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, जबकि यहाँ पर अगर एक ही मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उसको हम यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से बाइंड करती है या बॉन्ड करती है, लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कोवेलेंट बॉन्ड है वो इनके इन दोनों यानी ऑक्सीजन के साथ इन दोनों हाइड्रोजन एटम को बाइंड करने में हेल्पफुल होती है। वाटर के हवाले से इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर डिस्कस किया जाए तो ये पहला इसमें है बिहेव एज अ बेस्ट सॉल्वेंट, यानी पानी बेसिकली ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मेनी पोलर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्यूट्स पर्टिकुलरली आयनिक सब्सटेंसेस डिसोसिएट इन आयंस एंड डिसॉल्व इन वाटर। यानी पानी क्योंकि एक पोलर सब्सटेंस है और इसमें अगर कोई हम सॉल्यूट या कोई पोलर सब्सटेंस डालते हैं जिसमें हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो यहाँ पर ये उन्हीं जो हमारे जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस हैं उनके साथ बाइंड हो जाता है और वाटर कैन आल्सो एक्ट एज ए सॉल्वेंट to many polar substances
non-polar substances as a chemical reaction that go on within the cell takes place in aqueous solution. The ability of water to act as a solvent is vitally important for the process of life. Ions or molecules are dissolved in water. These ions move and collide to perform the chemical reaction. इस इमेज में अगर देखें तो यहाँ पर एक सोडियम कैटाइन है और ये क्लोराइड कैटाइन्स हैं। ये दोनों के दोनों ये पोलर सब्सटेंसेस हैं और ये पोलर सब्सटेंसेस जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो पानी जो है वो भी पोलर मॉलिक्यूल हैं और ये सॉल्वेंट कहलाते हैं। ये जो पोलर सॉल्वेंट हैं ये इस पोलर सब्सटेंस को क्योंकि पोलराइज होते हैं लिहाजा ये इनका अपना एक मॉलिक्यूल बन जाता है जिसमें यहाँ पर ऑक्सीजन ये सोडियम के साथ बाइंड कर जाती है और क्लोराइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ बाइंड कर जाता है और इस तरीके से यहाँ पर ये जो डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जहाँ तक नॉन पोलर का ताल्लुक है वहाँ पर ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं इन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं। इस तरीके से वो हमें बॉटम में नज़र नहीं आते लेकिन वो सस्पेंडेड फॉर्म में इन इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस में मौजूद होते हैं। वाटर की सेकंड प्रॉपर्टी जो है उसमें अगर हम देखें तो ये स्लो एब्जॉर्ब एंड रिलीज हीट यानी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। The specific heat capacity of a substance is a measure of the amount of energy needed to raise the temperature of 1 gram of that substance। यानी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो दरअसल किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम की मकदार अगर हम लें और उसको एनर्जी प्रोवाइड करें यहाँ तक कि वो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गेन कर ले तो वो जो एनर्जी उसमें कंज्यूम होगी उसको हम स्पेसिफिक हीट एनर्जी कहते हैं। The specific heat capacity of water is high. It takes a lot of energy to warm up. यानी यहाँ पर जो पानी है पानी के लिए हाई स्पेसिफिक हीट एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो वार्म अप हो सके। दिस थर्मल स्टेबिलिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर बेस्ड प्रोटोप्लाज्म ऑफ इंडिविजुअल सेल टू अलाउ द बायोकेमिस्ट्री ऑफ लाइफ कैरीड एट फेयरली कांस्टेंट रेट। ये एक लैंड एरिया है और ये जो वाटर बॉडी है इस वाटर बॉडी और लैंड एरिया के दरमियान ये कोस्टल एरिया है। बेसिकली ये पैसिफिक ओशन है और पैसिफिक ओशन के साथ साथ ये जो लैंड एरिया है इसमें सान ब्रांडिनो है और पाम स्प्रिंग्स हैं। ये यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस और 106 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और इसी तरीके से यहाँ पर जो फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट किया और इसी तरह सांता बारबरा और लॉस एंजलिस और पैसिफिक ओशन और सैंडियागो में 73, 75, 68 और 72 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर मेजर किया गया। यहाँ पर अगर देखें तो वाटर का टेम्परेचर अगर डाउन है ठंडा है और ये जब सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट में यहाँ पर हीट रेडिएशन होती है जो वाटर में एब्जॉर्ब होती है जिसकी वजह से यहाँ पर जो हीट रेडिएशन है वो हीट रेडिएशन वाटर के साथ एब्जॉर्ब हो जाती है और इस कोस्टल एरिया का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट हो जाता है जैसा कि यहाँ पर 90 और 84 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया गया।
वाटर की जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो कोहेसिव फोर्सेस फाउंड इन water molecules. Forces of attraction between similar molecules is called cohesive force. Polar nature of molecules attract each other to form a chain which do not break apart and help it to flow freely. Water molecules remain together because hydrogen bonding. Water molecules also adhere to the surface. Water molecules can tubular vessels and still flow so that dissolved and suspended molecules are evenly distributed through system. Therefore, water is an excellent transport and matrix medium both outside and inside of the cell. इस इमेज में अगर देखें तो हम किसी भी प्लांट में या ट्री में जब पानी डालते हैं या उसको पानी दिया जाता है तो पानी हम सॉइल पर डालते हैं, लेकिन ये एब्जॉर्ब होने के बाद ये रूट हेयर्स तक जाता है और रूट हेयर्स में यहाँ पर जो जाइलम वेसल्स हैं जो कि बहुत ही बारीक होती हैं और ये डेड टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होती हैं, ये इनमें कैपिलरी एक्शन होता है और उस कैपिलरी एक्शन के ज़रिए ये रूट हेयर से स्टेम और स्टेम से ब्रांच और फिर उसके बाद लीफ के स्टोमेटल ओपनिंग के ज़रिए बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। यही चीज़ यहाँ पर एक्सपोज करके दिखाई है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन एटम है और ये तीनों आपस में कोवलेंट बॉन्डिंग बना रहे हैं, लेकिन ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है इसके साथ ये डैश लाइन जो शो हो रही है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, जिसके नतीजे में जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स आगे की तरफ मूव करेगा तो इसके पीछे पीछे ये दूसरा मॉलिक्यूल भी इसके साथ अटैच होगा और ये मूवमेंट अपसाइड हो जाएगी और इस तरीके से ये एक चेन बन जाती है जिसके ज़रिए पानी का ट्रांसपायरेशन पॉसिबल है। वाटर की जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसको हम हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग which holds the water molecules together, liquid water requires higher amount of heat energy to change into vapors. It also gives stability to water molecules. Therefore, water needs to lose a lot of energy to form ice. Due to this reason, the content of cell are unlikely to freeze. इस इमेज में अगर देखें तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है जो सबसे टॉप पर है और ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पर पार्शल नेगेटिव और इस हाइड्रोजन पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज होगा, लिहाजा इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है इसको ब्रेक करने के लिए हमें हीट एनर्जी की ज़रूरत होगी और ये जितनी हीट एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होगी, जब इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से फ्री हो जाएगा और ये एवापोरेट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल जिसको बाइंड किए हुए हैं, जब उस तक वो हीट रेडिएशन पहुंचेगी और वो हीट एनर्जी पहुंचेगी तो ये इसको भी ब्रेक करेंगे, लिहाजा यहाँ पर एक के बाद एक जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट अपवर्ड होती है या एवापोरेट हो रहे हैं उसके लिए हमें हाई हीट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी, यानी इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग। तो इस वजह से यहाँ पर जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है। Fifth property of water molecule is an amphoteric molecule.
Water molecule is amphoteric because it acts both as an acid and a base. यानी ये एसिड और बेस दोनों तरह से रिएक्ट करता है या एक्ट करता है, इस वजह से हम इसको एम्फोटेरिक कहते हैं. As acid, it gives the electron to form hydrogen ion, and as base, it gains electron to form hydroxyl ion. यानी ये एसिड जो है वो इस वजह से बनता है कि ये इलेक्ट्रॉन देता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन ले तो फिर ये हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है. This ability of water molecules means that it is a perfect medium for biochemical reactions occurring in cells. और इसकी इस एबिलिटी की वजह से यहाँ पर ये हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए बेस्ट मीडियम प्रोवाइड करता है हमारे सेलुलर लेवल पर. It acts as buffer which helps to prevent changes in the pH of a solution when an acid or an alkali is added. Now, this water is the cell minimizes any change in pH which prevent any interference in metabolism of cells. यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल है. इस वाटर मॉलिक्यूल में अगर हम देखें कि अगर उसमें से इलेक्ट्रोलिसिस की जाए तो ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट हो जाता है. और ये जो एक और वाटर मॉलिक्यूल है, इसके साथ अगर ये हाइड्रोजन आयन ऐड हो जाएगा तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और ये हाइड्रोक्सिल आयन वैसे ही रह जाएगा. लेकिन जब ये दूसरे मॉलिक्यूल का ये हाइड्रोनियम आयन बनता है तो इसके साथ ये हाइड्रोक्सिल आयन भी कंबाइंड हो जाएगा और इस तरीके से ये दो वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं. यानी ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. इसमें यही चीज़ समराइज वे में यहाँ पर दिखाई है कि जब दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और उसमें से इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है तो यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनता है. और अगर ये स्टेबल अगर ये कंटिन्यू होती रहे तो ये आयंस में ही कन्वर्ट रहेंगे. लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रोलिसिस बंद की जाती है तो फिर ये दोबारा कंबाइन हो जाते हैं और ये वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं. दरअसल यही हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनने की सलाहियत क्योंकि वाटर में मौजूद है, यानी हाइड्रोजन आयन भी बन रहे हैं और हाइड्रोक्सिल आयन भी बन रहे हैं, पॉजिटिव आयन भी बन रहे हैं और नेगेटिव आयन भी बन रहे हैं, तो दरअसल ये इसकी एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी कहलाती है. एक पीएच स्केल अगर देखा जाए तो उस पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक डिजिट्स होते हैं जिसमें 7 न्यूट्रल होता है. यहाँ पर ये वाला जैसे जैसे 7 से ऊपर की तरफ जाएंगे ये लेस क्वांटिटी में आएंगे यानी 1 की तरफ आएंगे तो फिर ये स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट होता चला जाएगा. और 7.1 से लेकर 14 तक ये अल्कली में कन्वर्ट होता है या अल्कली कहलाता है, जबकि 14 जो है वो स्ट्रॉन्ग अल्कली कहलाती है. और जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड का अगर पीएच देखें तो ये तकरीबन 7.4 यूनिट्स कहलाता है, जबकि कुछ जैसे लेमन वगैरह है उसका पीएच जो है वो 2 यूनिट्स कहलाता है. और इसी तरीके से मुख्तलिफ जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो अल्कलाइन इन नेचर होते हैं. आखिर में हम यहाँ पर देखते हैं कि इस टॉपिक के हवाले से सवाल क्या बनते हैं. इसके हवाले से 2 सवाल बन सकते हैं. एक में बाद आपसे पूछा जा सकता है कि पानी क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बयान करें, और दूसरा उसके शॉर्ट नोट के हवाले से आ सकता है. अगर ये और इस तरीके से ये आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा. अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वायरी हो तो प्लीज़ कांटेक्ट. और थैंक यू.